बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल पाकिस्तान में मंगल की शाम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 136। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर अडयाला जेल के सामने से, जहां पर आज इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें एक बार फिर अडयाला जेल के सामने पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन आज ही इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे हुए। क्या अडयाला जेल के सामने? नहीं, वो इकट्ठे हुए पार्टी के सेंट्रल ऑफिस के सामने। कश्मीर में आने वाले दिनों के अंदर गालिबन इलेक्शन हो रहा है। उसकी टिकटें डिसाइड करने के लिए पार्टी ने एक बोर्ड बनाया है और बहुत सारे वर्कर्स को कश्मीर से उस बोर्ड के ऊपर एतराज़ात हैं। वो समझते हैं कि उसके अंदर नज़रियाती लीडरान नहीं है और वो बोर्ड जो है वो नज़रियाती वर्कर का इस्तेहसाल करेगा। उनका ये क्लेम है या उनकी ये रिक्वेस्ट है पार्टी की लीडरशिप से कि इस बोर्ड को जो है वो नए सिरे से बनाया जाए। मुझे नहीं पता, मैं कश्मीर अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, वहाँ की सियासत को, तो हो सकता है ये बोर्ड वाकई गलत बना हो, या हो सकता है कि 50% गलतियाँ हों, या हो सकता है कि ये मुतालबात मुकम्मल तौर पर गलत हों, बोर्ड बहुत अच्छा बना हो, वैसे उसके चांसेस कम ही हैं। लेकिन चलें, जो भी है, पार्टी लीडरशिप को मेरिट के ऊपर वर्कर्स की बात सुन के इस बोर्ड के बारे में फैसला करना चाहिए। ये बात तो हो गई। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ की बेरहमी सुनिए कि जिस शख्स के नाम पर टिकटें लेनी है, जिस शख्स के नाम पर बोर्ड ने फैसले करने हैं, ना उन बोर्ड मेंबर्स में से कोई, मैं जब कोई कहता हूं तो हो सकता है एक आध शख्स आया हो, ना उन बोर्ड मेंबर्स में से कोई जो बोर्ड बना जिनका, ना जिन्होंने बोर्ड बनाया उनमें से कोई सीनियर तरीन लीडरशिप में से, ना बोर्ड के अंदर जिनके नाम, ना बोर्ड बनाने वालों में से कोई, और ना एहतजाज करने वाले जो कश्मीर से उठ के इस काम के लिए एहतजाज करने तो आ गए, लेकिन अडयाला जेल के सामने उस शख्स के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, जिसके बारे में अब यह हतमी तौर पर उनके वकील ने बता दिया है कि उनकी एक आंख की बिनाई तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। वो अब देख नहीं सकते अपनी उस आंख से और सिर्फ एक आंख की बिनाई उनके पास बाकी है। जो इलाज उन्हें दिया जा रहा है उससे उनके मामलात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके ज़ाती डॉक्टर्स जो हैं उन तक उन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही। बेरहमी देखिए इस सियासत की कि उसी शख्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए वही वर्कर्स, मैं लीडरान की बात नहीं कर रहा क्योंकि लीडरान में तो मैं क्या कहूँ आपको, बहुत सारे हमारे दोस्त तो ऐसे हैं जो अगर खान साहब बाहर आएंगे तो उनके पास जो मौजूदा पोजीशंस हैं वो नहीं रहेंगी, इसलिए वो राज़ी हैं जो मामला चल रहा है चलता रहे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुस्तकबिल में, ये मेरी बात आपने बहुत गौर से सुननी है, बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी हैं जो ये कहती हैं कि जो मुस्तकबिल में मुझे जगह मिलनी है, अगर खान साहब बाहर आ गए तो वो हो सकता है मुझे पोजीशन ना मिले, इसलिए वो अंदर ही रहें तो बेहतर है। इसलिए जहन में रखिएगा कि तरह तरह के आपके सामने आइडियाज़ होंगे। किसी को आपको नज़र आएगा खान साहब का बहुत ही दर्द है, लेकिन असल में वो ये कहते हैं कि लगियां ने मौजा हों लाई रखी सोनिया, जो काम चल रहा है वो चलता रहे, खान साहब अंदर ही रहें, क्योंकि उनको पता है कि बाहर आए तो कईयों के पास जो ओहदे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कई जो वही ओहदे लेना चाहते हैं उनको वो ओहदे नहीं मिल सकेंगे अगर इमरान खान बाहर आ गए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोगों को अब ये सूट करता है। इसमें वर्कर से लेके लीडरशिप से लेके मैं किस किस का आपके सामने अहवाल रखूं, तकरीबन हर एक ही अब इसमें कंफर्टेबल हो चुका है, इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है या सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। बहरहाल आगे चलते हैं। जो मौजूदा रजीम है उन्होंने अब एक नया केस इमरान खान के ऊपर बनाने का फैसला किया है, फॉरेन फंडिंग केस। पार्टी की जो फंडिंग इकट्ठी होती है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तानी शहरी देते हैं, उसका एक झूठा सा केस बना के, एक फेक सा केस बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले नुकसान पहुंचाया, उसी से बल्ले का निशान छीना था। अब उसी केस के अंदर इमरान खान को भी मजीद उनका चालान जमा करवाया जा रहा है, उनको फिर इसमें सज़ा देने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक नया केस जो है, मीन एक तरफ ये कहते हैं कि आप एहतजाज ना करें, आप एहतजाज ना करें मुल्क की मफाद के अंदर और हम आपके साथ बात कर लेंगे, अभी चंद ही दिन पहले हमें बताया। और दूसरी तरफ मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी सूरत इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते, ये सब टाइम गेन करने के बहाने होते हैं। और देखिए एक नया केस आ रहा है और इमरान खान को डॉक्टर्स तक एक्सेस भी नहीं दी जा रही। तो इसलिए एक तरफ से इमरान खान के ऊपर जुल्म, बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म, जो दूसरे कैदी हैं जेलों में, यास्मीन राशिद साहबा से लेके मियाँ महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर चीमा और बाकी जो सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स जो हैं वो जेलें काट रहे हैं, उन सब पर जुल्म उसी तरीके से जारी है। वो जो चक्की के पार्ट हैं उनमें पिस रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर हमारे लोग सिस्टम के साथ मिले हुए हैं और सिस्टम उनके साथ झूठे वादे करता है और हमारे लोगों को पता होता है ये झूठे वादे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें उनकी भी कन्वीनियंस है वो भी आराम से उसके अंदर शामिल है।
आगे चलते हैं। आज अलीमा खानम ने जेल के सामने खड़े होकर यह भी कहा कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने हुकूमत की सहूलतकारी की, लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए कोई सहूलत नहीं ली। यहाँ तक उनको नहीं कहा कि इमरान खान को हस्पताल मूव कर दें, अपने जलसे कैंसिल कर दिए, स्टेटमेंट से दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसके बारे में अलीमा खानम कह रही हैं कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं एक तरफ हुकूमत की, लेकिन इमरान खान के लिए किसी किस्म की सहूलत उन्होंने नहीं ली। याद होगा आपको, जिस दिन ये सब कुछ होना था, हो नहीं रहा था, अभी हो नहीं चुका था, उससे एक दिन पहले मैंने ट्वीट करके भी और अपने प्रोग्राम में भी तमाम लीडरशिप को यही कहा था कि अब आपसे कुर्बानी मांगी जाएगी, आप ज़रूर दीजिए, लेकिन बदले में इमरान खान के लिए भी कोई सहूलत ज़रूर लें। लेकिन अगले दिन उन्होंने वही किया जो हमेशा होता है, कोई जो इमरान खान के लिए उसमें से सहूलत जो है वो नहीं निकाली गई। उसके साथ ही साथ आगे चलते हैं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान खैबर पख्तूनख्वा से हैं। उन्होंने अब एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 3 मुतालबात सामने रखे हैं। आप सबको ये तो पता ही है कि 19 अप्रैल को अब मर्दान के अंदर एक जलसा हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर तो इस जलसे के अंदर कोई वाज़ेह हिकमत अमली दी गई तो फ़ायदा होगा, वरना ये फिर एक दफ़ा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही होगा, एक किस्म का, के इकट्ठे होंगे और फिर जो मुंतशर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो लोग भी इस जलसे में जा सकते हैं ज़रूर जाएँ, ताकि दबाव डाला जाए कि वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लाहे अमल जो है वो दिया जाए। खुर्रम ज़ीशान साहब ने कहा है कि 3 सवाल अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लेके जाइए और 3 सवाल ज़रूर पूछिए। इमरान खान ने कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी ड्रोन हमला होगा तो उसकी FIR दर्ज करवाएं। अब बहुत सारे ड्रोन हमले हाल ही में हुए हैं, उनकी FIRs क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? फिर दूसरा सवाल वो कहते हैं ज़रूर पूछिए कि 135 अरब रुपए सूबे में सरप्लस के तौर पर रखे हैं और सूबे की आवाम जो है वो भूख और अफलास से ज़ाहिर निपट रही है। तो ये जो 135 अरब रुपए रख कर सरप्लस जर्नैली जो रजीम है उसको जो सपोर्ट दी जा रही है, ये क्यों दी जा रही है? इमरान खान के अहकामात इस पर क्यों नहीं लिए गए और क्यों इसके ऊपर जो बेहतर फैसला नहीं किया गया जिसमें सूबे की आवाम की बेहतरी हो? फिर वो कहते हैं खान की कैद तन्हाई पर सूबा बंद क्यों नहीं किया, जब इमरान खान की इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कैद तन्हाई दोबारा की जाए तो सूबे को बंद किया जाए। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ये तीनों उन्होंने सवालात कहे हैं कि पूछे जाएं, मैं भी इंडोर्स करता हूं। ये तीनों सवालात जो हैं वो लीडरशिप से पूछने चाहिए, क्योंकि अब लग ये रहा है, जैसे मैं तीसरी बार शायद रिपीट कर रहा हूं, कि कन्वीनियंस है, कोई चाहता नहीं है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए या कोई सवाल पूछा जाए। अगली खबर बहुत ही शर्मनाक, हैरान कुन, पंजाब से तौसा जो वहाँ का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पर 331 नौमलूद बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है वो एड्स का मर्ज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया हॉस्पिटल ने। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन सिरिंजें जो हैं वो इस्तेमाल करके उनके जिस्म के अंदर HIV का वायरस जो है, एड्स का वायरस जो है वो मुंतकिल कर दिया। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। सन 2024 के आखिर पर ये तवज्जो दिलाई एक निजी हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर काम करने वाले मेडिकल डॉक्टर ने, और उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। उनके पास बहुत सारे पेशेंट आए, जब उन्होंने उन्हें चेक किया, उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उनको, छोटे बच्चों को HIV है। जब उन्होंने उनके माँ और बाप का टेस्ट करवाया तो उनको नहीं थी। तो जाहिर है उन्हें पता चल गया कि इन बच्चों के जिस्म के अंदर HIV जाहिर है किसी इंजेक्शन या किसी ऐसे ही तरीके से मुंतकिल हुई है। जब बहुत सारे एक ही पैटर्न के केसेस आए तो उन्होंने जब मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि ये सब कुछ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है तौसा का, तौसा जो है ये डेरा गाजी खान के साथ एक छोटा शहर है। उस्मान बुज़दार साहब तौसा के रहने वाले थे। तो तौसा के अंदर उन्हें पता चला कि ये जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजें जो है वो लगाई जाती हैं, वही सुइयाँ, वही सिरिंजें दोबारा बच्चों को बग़ैर ग्लव्स पहने, बग़ैर कोई हिफाजती तदाबीर किए, जब सिरिंजी वो लगा दी तो फिर कौन सी हिफाजती तदाबीर वो बच्चों को लगाई जा रही हैं, बड़ों को भी लगाई जा रही हैं वही सिरिंजें, वही बच्चों को लगाई जा रही हैं और उससे उनमें एड्स फैल रही है। ये 2024 में आवाज़ उठाई गई। जब तहकीक की तो पता चला कि 331 बच्चों को एड्स हो चुकी। उसके बाद हुकूमत ने कहा कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। वहाँ पर गालिबन कासिम बुज़दार नामी नए डॉक्टर को भेजा गया जो इंचार्ज बन गए उस तौसा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का। लेकिन BBC ने पूरे 1 साल के बाद, 1 साल या सवा साल के बाद वहाँ पर दोबारा से तहकीक की। अब BBC ने उसके ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने वीडियो फुटेज जो है वो जारी की है। घंटों की वीडियो है, मतलब कोई 1 दिन की वीडियो नहीं है, 2 दिन की वीडियो नहीं है। वहाँ पर घंटों लंबी वीडियोस, 32 घंटों की खुफिया वीडियोस का रिकॉर्ड BBC अब शेयर कर रहा है, जिसमें नज़र आ रहा है कि वही इस्तेमाल शुदा सिरिंजें अभी भी बच्चों को लगाई जा रही हैं।
जी हाँ, और उसी तरीके से सारी प्रैक्टिसेस वही रिपीट की जा रही हैं। ये पंजाब के अंदर है हॉस्पिटल, ये सब्दी माँ का हॉस्पिटल है, वही सब्दी माँ जिसके पास 1300 करोड़ का जहाज़ है जो अभी खरीदा, और वही कहती हैं कि मैं सबको माँ की तरह रखना चाहती हूँ। 1 साल पहले आवाज़ उठा दी गई, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और नया डॉक्टर भेज के फिर सब कुछ वही किया जा रहा है। 1 साल के बाद 331 बच्चे अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और कितने हैं लोगों को पता नहीं। मुझे लगता है खुदा न खास्ता ये नंबर हज़ारों की तादाद में होगा, क्योंकि ये तो वो हैं जो टेस्टेड है। बीबीसी फिर ये कहता है कि जब उनकी माँओं के टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि सिर्फ इन 331 में से 4 माँओं को एड्स का मर्ज है, जहां से आप ये शक कर सकते हैं कि शायद उन माँओं से उन बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। बाकी तमाम बच्चों को तभी एड्स मुंतकिल हुआ जब उनको लाया गया था तौसा, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, वहां पर। ये बहुत ही शर्मनाक खबर है, ये बहुत ही तकलीफ दह खबर है। मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है। पूरे पंजाब में सिर्फ 1785 वेंटिलेटर्स हैं। ये पंजाब जो 13 करोड़ आबादी का सूबा है, ये उसके अंदर सिर्फ 1700 मतलब 2000 वेंटिलेटर्स भी मौजूद नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ओवरऑल हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है। अभी परसों या तरसों हमने पंजाबी वीलॉग में आपके सामने खबर रखी थी कि गंगाराम हॉस्पिटल ने 70 करोड़ के बजट मांगे हुकूमत से। बजट वो होता है जिसमें उन्होंने तनख्वाहें देनी है, अद्वियात का इंतज़ाम करना है, तमाम जो हॉस्पिटल चलाने का सिस्टम है। आप सोचिए उन्हें कितने पैसे दिए गए। 70 करोड़ उनकी ज़रूरत थी, दिए कितने गए? आपको लगता होगा कि 60 दिए गए होंगे, नहीं। 50 करोड़ दिए गए होंगे, नहीं। आपको लगता होगा चलें 70 में से 35 करोड़ दिए गए होंगे, नहीं। आपको लगता होगा कि चलें 30, नहीं। 20, नहीं। आपको लगता होगा कि 70 की बजाय 10 करोड़ दिए होंगे, नहीं। फिर कितने दिए? 70 करोड़ मांगने पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। तो अब वहाँ पर फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंजें ही, मैं इस जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अब वहाँ पर फिर ऐसे ही मामलात होने हॉस्पिटल्स के अंदर। करना कभी नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए इंजेक्शन, इनकार कर देना चाहिए। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को, नौमौलूद छोटे बच्चों को मौत बांटी गई। बीबीसी की ये स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा गूगल करके, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे माओ ने अपने बिलखते हुए बच्चों को कब्रों में उतारा है। उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो वफात पा चुके हैं। और ये मरियम नवाज साहबा का पंजाब है, जिसमें आपको याद होगा कि मुनीब फारूक हमें बताते थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ये समझते हैं कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी बहुत अच्छी है और वो उससे बहुत खुश हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी हमें यही बताते थे कि मरियम नवाज़ ने नंबर 1 आ गई हैं और तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर रश के कमर भी आपको याद है, ग्रीन इनिशिएटिव भी याद है, फिर 1300 करोड़ का जहाज़ भी आपको याद है। आपको अभी कल परसों जो सर्वे करवाया था वो भी याद है, जिसमें मरियम नवाज़ का हुकूमती सर्वे ये कहता था कि 69% आवाम जो है वो कहती है मरियम नवाज़ ने बल्ले बल्ले करवा दी। साथ ही साथ ये भी ज़हन में रखिए कि लाहौर में दाता दरबार के सामने 40 करोड़ रुपए लागत से एक पनाहगाह इमरान खान ने बनवाई थी, जहां पर होमलेस लोग, नादार, गरीब, माजूर, बुजुर्ग लोग, जो जिनके पास सोने को कोई जगह नहीं थी, कोई रहने को छत नहीं थी, उन्हें वहां पर छत मिलती थी, खाना मिलता था। उस पनाहगाह को जो अभी चंद साल पहले बनी, और अभी वो बिल्डिंग शायद और 100 साल चल सकती थी या 50 साल चल सकती थी, नई ब्रांड न्यू बिल्डिंग थी, 40 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उस बिल्डिंग को मरियम नवाज़ ने वहां पर गिरवा दिया, उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। वजह क्या है कि वो प्रोग्राम इमरान खान का था। तो ये पंजाब की आवाम जो है बर्दाश्त कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जर्नल्स हमें ये बता रहे हैं कि उन्हें पंजाब के अंदर गवर्नेंस सबसे अच्छी है। याद कीजिए DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पंजाब में गवर्नेंस सबसे अच्छी है। याद कीजिए उससे पिछले DGISPR जो थे जनरल बाबर, उन्होंने जब हुकूमत गिराई थी तो अगले दिन कहा था देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, देखें कितना कॉन्फिडेंस आया लोगों के अंदर हुकूमत बदलते ही। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि मरियम साहबा ने हाल ही में एक मैयत मुंतकिली सर्विस जो है वो शुरू की है। अब अल्लाह ही खैर करे उस सर्विस में क्या होना है, लेकिन मेरा ख्याल है ये उन्होंने कहा है कि पहले आएँ, हमसे एड्स करवाएं, मरे, फिर हम आपकी मैयत जो है वो मुंतकिल कर देंगे। मेरा ख्याल है कि पूरा उन्होंने सप्लाई चेन अपनी जो है वो मुकम्मल की है, ताकि कोई कसर आपके कब्र के अंदर जाने की रह ना जाए। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं जो आपको इसमें मजीद हैरान कर देगी कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं, जिनके बारे में ये सोचा जाता है, मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं कि वो फील्ड मार्शल का या दायां हाथ है या बायां हाथ है, उन्होंने आज एक ऐसा इंकशाफ किया जो कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में मुल्क के अंदर से 100 अरब डॉलर जो हैं वो जाली तरीके से, गलत तरीके से मुल्क से बाहर भेज दिए गए। अब
दुरुस्त सुन रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, आपको हैरानी हो रही होगी। पाकिस्तान का अपना वजीर दाखिला, भले फॉर्म 47 के हैं, लेकिन अपना वजीर दाखिला ये आज प्रेस टॉक करते हुए टेलीविजन की स्क्रीन पर पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पिछले 3 सालों में, जी हां, आसिम मुनीर साहब की गवर्नमेंट के जो टाइम है, जब से वो आए, अब उन्हें तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में मुल्क से 100 अरब डॉलर, कितना, 100 अरब डॉलर मुल्क से निकाल के ले गए, चोरी से, जाली तरीके से, हवाला हुंडी से, मनी लॉन्ड्रिंग से ये पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि रोशन अकाउंट मौजूद हैं, 35% पैसा ही वापस ले आइए, मतलब को 35 अरब वापस ले आइए, वो ये कह रहे हैं। रोशन अकाउंट कौन से हैं? रोशन डिजिटल अकाउंट वो हैं जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इनको ये समझ नहीं आती कि अकाउंट तो मौजूद है लेकिन इमरान खान मौजूद नहीं है, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, वो किस तरीके से आपके साथ अपनी वो सरमायाकारी करें। बहरहाल आगे सुनिए, आगे कहते हैं चले 35% नहीं तो इस 100 अरब में से 10 अरब ही ले आइए वापस बजट से पहले। आगे सुनिए, यहां भी बात खत्म नहीं हुई। आगे वो ये कहते हैं कि कराची में अगर 1 या 2 बंदों को उठा लिया, कराची में अगर 1 या 2 बंदों को उठा लिया तो सब पता चल जाएगा कि पैसे कहां गए। मुझे तो लगता है किसी ने अगर इंटरव्यू कर लिया अच्छी तरह से वजारत दाखिला के जनाब मोहसिन नकवी साहब का, तो 10-12 अरब डॉलर का तो यहीं से पता चल जाना है कि कहां गया है। लेकिन बहरहाल, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब की अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं, भाभी साहबा, उनकी प्रॉपर्टी जो बहुत सारी है वो भी दुबई में है, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो है वो दुबई में मुंतकिल कर रखा है। लेकिन आज वो हमें उसी मुंह के साथ बता रहे हैं कि 100 अरब 3 सालों में मुल्क से निकल गया, मिन्नतें कर रहे हैं और साथ धमकियां दे रहे हैं कि 2-3 लोगों को उठा लिया तो देखिए पता लग जाएगा। ना आपने उठाना है ना आप उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उठाया तो जिनको उठाया वो आपकी तरफ उंगलियां करेंगे कि आपका कितना अरब जो है वो बाहर गया। तो ये काम आपने कभी नहीं करना, आपने सिर्फ टाइम पास किया है ये स्टेटमेंट दे के, पाकिस्तानी अवाम ने ही इस सारे मामले को भुगतना है। अब इसके साथ साथ याद कीजिए कि आसिम मुनीर साहब ने हमें बताया था कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर वापस आएगा, वापस नहीं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। कहां से? 25 सऊदी अरब से, 25 कुवैत से, 25 कतर से और 25 यूएई से। फिर उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब से तो हमारे तल्लुकात ही बड़े अच्छे हैं, 10 अरब तो हमने वापस ही नहीं देना, उन्हें कहना बस रख लिया हमने। ना इन 3 सालों के अंदर वो 25 अरब आया, बल्कि $1 नहीं आया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले आती थी वो भी खत्म हो गई और मिनिमम लेवल पर चलेगी। 50 साल की तारीख में सबसे मिनिमम लेवल पर इन्वेस्टमेंट चली गई। जो हमारे बॉन्ड्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो भी जो है वो अब मिनिमम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी उसमें से फ्लाई कर गई है। अब लोकल लोगों ने उसके अंदर जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है वो रखी हुई है। तो 100 अरब जो आना था वो तो नहीं आया। SIFC के अंदर हर उसको पहले तो बनाया गया, उसका कोऑर्डिनेटर एक मेजर जनरल को लगाया गया, उसकी जो भी एपेक्स कमेटी थी उसके अंदर आसिम मुनीर साहब को डाला गया, जनरल्स को डाला गया और बताया हमें ये गया कि अब हर महकमा जो है SIFC के अंडर होगा जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हर महकमे के अंदर मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, उनको ला के बिठा दिया गया। 3 साल तक हमें ये बताया गया कि SIFC पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएगी और अब निकला क्या बीच में से? 100 अरब डॉलर आने की बजाय 100 अरब डॉलर ही चला गया। हम नहीं कह रहे, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। ये सूरत हाल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो मुल्क के 3 साल बर्बाद करने के बाद ये सूरत हाल बर्पा की है कि 100 अरब जो आना था वो तो ना आया लेकिन यहां से चला गया। साथ ही अंसार अब्बासी साहब ने हमें ये खबर दी है कि बहुत अच्छी खबर है कि अब UAE का जो 3 अरब हमने वापस किया वो हमें सऊदी अरब दे देगा। तो मतलब इसकी टोपी उसके सर, वो काम है। नेट इफेक्ट क्या है? 3 अरब दे दिया, 3 अरब आ गया और नेट इफेक्ट है 0। और ये भी हमें ये बताया गया था कि 100 अरब डॉलर उन्होंने सेफ डिपॉजिट हमारे पास रखवाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो नहीं आया। अब हमने अपना 13,000 फौजी और 20 जहाज़ जो हैं वो वहाँ पर सेफ डिपॉजिट किए हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिले हैं। ये पूरी कारकर्दगी है इन पूरे 3 सालों की जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने आपसे वादा किया था कि यहाँ दूध और नहर, जो शहद की नहरें जो हैं वो हम बहा देंगे। और जो SIFC था वो आपके सामने ही है कि उसका क्या बना। एक बयानिया जो अस्करी ग्रुप्स में चल रहा है वो ज़रा सुनिएगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के बाद किंग फैसल एयरबेस पे भी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हवाले कर दी गई। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ एयरबेस मुकम्मल पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के हवाले। नक्शे में इसराइल का फासला सऊदी अरब से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। और हदीस मुबारक याद आती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब जंगें दर जंगें होंगी तो अल्लाह गैर अरब में से एक ऐसी फ़ौज उठाएगा जो अरबों से अच्छे सवार होंगे और बेहतर हथियार रखते होंगे। अल्लाह उनके ज़रिए दीन की मदद फरमाएगा
आज इस खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को चुन लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये अस्करी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये मैसेज भेजे जा रहे हैं। ये नहीं उसमें बताया जा रहा कि इस सारी दीनी खिदमत में हम 3 अरब रुपया जो है वो वापस वसूल कर रहे हैं, और वही 3 अरब जो हमने यूएई को दिया। कोई मजाक कर रहा था कि कहीं सऊदी अरब ने ही तो नहीं कहा यूएई को कि आप 3 अरब ज़रा मांगें, क्योंकि फौज हमारे पास नहीं भेज रहे, आप मांगेंगे, इनको आपको देने पड़ेंगे, फिर ये हमसे मांगेंगे, फिर इसलिए मुझे नहीं पता इसमें कोई हकीकत है। ये एक मीम चल रही थी सोशल मीडिया पर, यह भी एक सोचने की बात है। कल मैंने खबर दी बिजली बंद होने की। आप में से बहुत सब ने तनकीद की उसके ऊपर, क्योंकि मैंने गलत नंबर दे दिया था। मैंने कहा शहरों में 2 घंटे, देहात में 6 घंटे। आप सब ने मेरी क्लास ली, मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें लोगों ने कहा 12-12 घंटे, 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। माजरत, आज खैर हुकूमत ने बाकायदा जारी कर दिया बयान कि जी 2.25 घंटे लोड शेडिंग बड़े शहरों में हमने करनी है। जो छोटे शहर हैं, देहात हैं, इवन कराची में हमें बताया गया कि लंबी लोड शेडिंग अब हो रही है, हुकूमत बता नहीं रही। तो सूरत हाल पहले वाली कर दी है कि शाम 7 बजे से बिजली बंद होना शुरू हो जाएगी, और 24 घंटे में 8 घंटे इस वक्त इस्लामाबाद में बिजली बंद हो रही है। 8 बजे कारोबार बंद होना शुरू हो जाएगा, पहले ही ऐलान कर दिया हुआ है। 9 बजे गैस बंद हो जाएगी, 24 घंटे में से इस वक्त 6 घंटे गैस बंद रहती है। 10 बजे शादी हॉल बंद होंगे, और बच्चों के स्कूल वैसे ही 127 दिन पिछले साल खुले हैं, इस दफ़ा पता नहीं कितने खुलते हैं। पानी जो है वो टैंकर माफिया के पास है। फील्ड मार्शल ने पूछा था आपसे कि अब आप बताएं कितनी तेज़ी से ऊपर जाना है पाकिस्तान में, तो आप सब मिलकर फील्ड मार्शल की मिन्नत कर लें कि हजूर इतनी तेज़ी से नहीं जाना जितनी तेज़ी से आप ऊपर लेके जा रहे हैं, इसमें मसाइल हैं। आगे चलते हैं जी। चंद रोज़ पहले डॉन ने एक खबर दी थी कि कायद का जो विजन है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन कायद मोहतरम जो हैं दोनों, इनके विजन के मुताबिक जो कोयले से लगने वाला प्लांट जो साहिवाल में लगाया था, और कोयला इंपोर्ट करते हैं। अब कोयला इंपोर्ट होकर कहाँ आता है? जाहिर है कराची पोर्ट पर। अब अगर तो कोयले का प्लांट तो पहली बात दुनिया पूरी ने बंद किया, इन्होंने वो प्लांट यहाँ लगाया जो दुनिया कोई नहीं लगा रही बल्कि बंद कर रही है, और महंगे दामों लगाया। और अगर लगाना भी था तो फिर वहाँ लगाते कहीं पोर्ट के पास, लेकिन कोयला पहले वहाँ पर आता है, फिर ट्रेनों पर रख कर जो है ऑल द वे सैकड़ों किलोमीटर जो है वो 1200-1300 किलोमीटर दूर जो है वो लाया जाता है साहिवाल, और वहाँ पर उस कोयले से बिजली बनाई जाती है ना विजन कायद का। अब पता चला कि रेलवे के पास पिछले दिनों बोगियाँ ही नहीं थी, उनके पास कोचेस नहीं थी, वैगन्स नहीं थी जिनके अंदर वो ये ला सकते कोयला, तो इसलिए ये प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है, या उसको कोयला जो है वो पूरा नहीं मिल रहा। माजी में ये भी पता चला है कि इसी के नाम पर कोयला जो है वो इंपोर्ट करके जाली तरीके से, मतलब इंपोर्ट किया ही नहीं जाता, या लोकल कोयला इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब कि इसके अंदर भी करप्शन है, और हुकूमत को वो पैसा जो है वो करप्शन की नज़र में और भी ज़्यादा आप ये कहिए कि नुकसान इसमें हो रहा है, क्योंकि कोयले से रिलेटेड करप्शन भी यहाँ पर की जा रही है। फिर अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो आपको हैरानी कर देगी। असदुल्ला खान साहब ये नई स्टोरी लाए हैं कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो दूर दराज गरीब लोग रहते हैं सिंध में, अंदरून सिंध में, उनको सोलर से बिजली दें, क्योंकि वहाँ पर वैसे बिजली नहीं पहुँची हुई या वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो पीपल्स पार्टी ने ये इंतज़ाम किया, मतलब कि प्रोजेक्ट जमा करवाया वर्ल्ड बैंक को कि हम ये करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने उन्हें वो कर्जा दे दिया। अब असदुल्ला साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया ये कि लोकल मार्केट में से वो चीज़ें औनी पौनी खरीदी, कुछ नहीं खरीदी। मतलब अगर 5000 घरों पर सोलर लगाना था और उसमें जो भी इक्विपमेंट चाहिए था वो आधा पचद्दा खरीद कर वहाँ पर आधे घरों पर सोलर पूरा लगा, आधे पर नहीं लगा, और बिल पूरी चीज़ों का डाल दिया। फिर चाइनीज़ कंपनी के साथ साजबाज की, उन्हें कहा कि आपने दिखाना है कि सारा सामान हम चाइना से मंगवा रहे हैं, लेकिन असल में सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो पाकिस्तान से ही ख़रीदा गया, जो आधा पचद्दा ख़रीदा गया। और चाइनीज़ कंपनी को कहा गया कि ये जो पैसा करप्शन में हम साइफन ऑफ कर रहे हैं ये हमारे दुबई के अकाउंटों में जमा करवा दें। अब असदुल्ला खान कह रहे हैं कि नैब के हाथ ये स्टोरी लगी है कि ये पैसा जो है वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी गई है, और 5 अरब से ज़्यादा बड़ा जो है ये स्कैंडल है कि सोलर के अंदर से पीपल्स पार्टी के लोगों ने पैसा खाया है और दुबई के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। अब नैब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन सा नैब? वही जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब के नीचे है। ज़्यादा से ज़्यादा नैब क्या करेगा? बीच में से अपना हिस्सा वसूल करेगा और इन करप्ट लोगों को जिन्होंने ये करप्शन की है उन्हें क्लीन चिट दे देगा। इसलिए अगर आपको कोई उम्मीद बंधेगी बिल्कुल मत रखिएगा। सिर्फ ये हो सकता है कि जिन्होंने 5 अरब खाया अब उन्हें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो नैब को भी देना पड़ेगा और इसमें से कुछ नहीं निकलना। अच्छा जी, साथ ही साथ बिलावल जरदारी साहब पहुंचे हैं कफ़ायत शारी को मुकम्मल करने के लिए। पहले उनके वालिद का हमने आपको प्रोटोकॉल दिखाया था, अब वो खुद जैकबाबाद पहुंचे हैं, उनका प्रोटोकॉल देख लीजिए। ये कफ़ायत शारी जो है उसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं। साथ ही एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर शर्मिला फारूकी साहबा को पूछा गया कि कराची में रहना कैसा लगता है। वही कराची जहाँ पर आपके सामने जो कुछ होता है, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, लोगों के साथ डकैतियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कराची में रहना ऐसा ही है जैसे पेरिस में रहना है। बात तो है के लिए होता रहा। अच्छा होता है जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं?
ये जो है गैर इंसाफी बेइंसाफी की वजह से है। बेइंसाफी। मैंने आपको बताया कि हम आपने अपनी पार्टी से हम- आज तक कोई एक एमएनए, कोई एक रुकन, कोई आपने अपना एक कारकुन निकाला हो करप्शन की बेस पे, कोई एक आपकी हिस्ट्री में है ऐसी बात? देखिए यार, करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। जब ये करप्शन कल्चर पे बन चुका है, आपका हक है? अब बिल्कुल हक है। देखिए जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। 1000 में से एक आदमी अगर करप्शन नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। यार अच्छा, करप्शन पे आपका हक है? यार क्यों नहीं आता यार? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अच्छा, यहाँ आपको लगेगा कि सारे सिर्फ ये सियासतदान जर्नैल सारे यही करप्ट हैं। आप सुनिएगा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इदारे हैं इस्लामाबाद के अंदर जो वफाकी हैं, उन सबको जब चार्टर मिलता है तो इस शर्त पर मिलता है कि वो महंगी फ़ी ले सकते हैं स्टूडेंट से, प्राइवेट इदारे, लेकिन 10% गरीब, नादार या ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हैं उनको वो स्कॉलरशिप्स पर फ्री एजुकेशन देंगे। हर मुल्क में ये कवानीन होते हैं, अमेरिका में भी, हर मुल्क में भी हैं। पाकिस्तान भी उन्हें यूनिवर्सिटी का चार्टर इसी शर्त पर देता है। अब पता चला है कि वो यूनिवर्सिटीज़ उस 10% कोटा को ऑफर नहीं करती, उन गरीबों से भी पैसे लेकर अपनी जेब में डालती है, और ये सालाना 5 से 6 अरब रुपए जो हैं वो ये